हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी पंचायती राज पर 32वीं क्लास है। आज की क्लास में हम संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम पूरा इन डेप्थ डिटेल में देखने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसके सारे क्लॉज देखेंगे, सब क्लॉज देखेंगे, उसके खंड देखेंगे, उपखंड देखेंगे, हर एक चीज़ पर बात होगी। ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका जो जितने भी राज्यों के अधिनियम हैं, जैसे आपका 47 का संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, उस अधिनियम को जैसे भी बनाया गया है, जो भी क्लॉज डाले गए वो सब इसी के अंतर्गत ही डाले गए। इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, चाहे यूपीएससी के चाहे पीसीएस के, जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो इसी अधिनियम से आते थे, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम से। अब चूंकि आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ रहा है तो आपने अपने राज्य का अधिनियम उठा लिया और ज़्यादा जानकारी आ गई, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस विषय पर आपकी क्लास एक पहले आ चुकी है, लेकिन उस क्लास में हमने शॉर्ट में चीज़ें देखी थी। शॉर्ट में मीन्स कि जो मेन चीज़ थी क्लॉज वो देख ली थी, लेकिन कहीं पे जैसे क्वेश्चन आ गया कि जो महिलाओं को आरक्षण है वो 243D तो है ही, उसके अंतर्गत उसका सब क्लॉज कौन सा है, तो स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उनका ये कहना था कि एक इन डेप्थ क्लास इस पर ले आइए, इसलिए हम एक क्लास लेके आए हैं। पढ़िए अच्छे से, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी, एक एक चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एग्जाम पर बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंटों का कंसर्न है, कुछ स्टूडेंटों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो देखो, एग्जाम डेट अभी किसी भी एग्जाम की नहीं आई है यूपी ट्रिपल एससी की। जैसी ही डेट आएगी आपके पहले एक दो एग्जामों में बीपीओ का एग्जाम आपका होगा। तो अगर आपको सिर्फ ये एग्जाम देना है तो आप तो बिल्कुल मत सोचिए ना इसमें पढ़िए कि कौन बोल रहा है कब एग्जाम है। आप पढ़ते रहिए। जब आप ये पढ़ते हो तो आपका जीएस का एक एज अ होल बड़ा पोर्शन तैयार होता है। सिर्फ आपका पंचायती राज तैयार नहीं होता है, जीएस की समझ यहाँ से बनती है। जिनके पास कोई और विकल्प है, जैसे एसएससी का कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आरओ यूपीपीसीएस, आप जीएस साथ में पढ़ते रहिए। लेकिन ये काम बिल्कुल मत कीजिए कि आपने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि एग्जाम डेट नहीं आ रही है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो एग्जाम। अब आगे के प्रोग्रामों पर चर्चा कर लेते हैं। जो पेड बैच वाले हैं, सारी कंटेंट, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, 40+ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, हर टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 5 फुल टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, यूपीएससी लेवल के ये पाँचों टेस्ट हैं, विथ सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारा वैल्यू एडिशन कंटेंट है और सारी क्लासेज, उनकी पीडीएफ, हर चीज़ आपके पास है। आप यहाँ से पढ़ते रहिए। जब आपकी एग्जाम डेट आएगी और बीच बीच में आपका रिवीजन का प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट का 1 मंथ होगा तो सारी एक्टिविटीज़ फिर से यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगी और फिर से एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कराया जाएगा जो पेड बैच वाला है। दूसरा बैच जो टेस्ट सीरीज का चल रहा है, टेस्ट सीरीज का बैच जिसने भी ज्वाइन किया है वो इसलिए है कि एक एक्स्ट्रा मेहनत, दूसरा रेगुलर टेस्ट आपको संडे को हो रहे हैं तो आप उसके हिसाब से रिवीजन कर रहे हो। यहाँ पर क्विज, स्टूडेंट खुद से ही क्विज बना रहे हैं, रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, एक टॉपिक डेली डिसाइड करते हैं, 4-5 स्कीम डिसाइड करते हैं, उस पर क्विज बनाते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। 100+ क्विज हर टॉपिक पर आ रही हैं, बड़ी अच्छी क्विज आ रही है, मीन्स एक एक क्वेश्चन से आपका 4-5 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो इन लोगों का बेस्ट तरीके से रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करते रहो बराबर। प्लस जो स्टूडेंटों ने ज्वाइन कर लिया, अगर वो उस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, वो व्हाट्सएप पर अपना स्लिप जो है, बैच स्लिप, वो शेयर कर दीजिए, आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट बैच वालों पर। जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, आप लोगों की देखो जीएस है, इन डेप्थ कराई जा रही कि यूपी पीसीएस में भी आपको दिक्कत ना हो। लेकिन जो केवल जीएस पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा कि ज़्यादा है, बट एक बार जीएस पढ़ लो। आजकल पेपर का पैटर्न नहीं पता, पिछला जैसे हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट का, उसमें यही जीएस आ रही जो आपको पढ़ाई जा रही, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। प्लस पॉलिटी की क्लास, आपकी 2 क्लासेज और आएंगी, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपको हिंदी की सारी क्लासेज प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू, 30 टॉपिक में हिंदी को डिवाइड किया है हमने, हर टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो हिंदी पढ़ते रहना, कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करा दिया गया, यूपी स्पेशल प्रोवाइड करा दिया गया, जीएस ऐसे ही चलती रहेगी। जब लास्ट के आपके 45 डेज बचेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में काम होगा फिर, ठीक है। जो शॉर्ट एकदम पिन पॉइंटेड जो तैयारी है इसी के अंदर से होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें पॉइंटेड हो जाएंगी। जैसे सारी नदियों की बात होगी
तो एक दिन आपको टास्क दिया जाएगा, सारी नदियां कंप्लीट करके आओ, उस पर टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से होगा तो आपकी तैयारी जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से भी पूर्ण होगी। बट जैसा है कि अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, तो स्टूडेंट कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए आपको बताया गया कि अभी तो केवल आप कॉन्सेप्चुअल सारी इन डेप्थ जानकारी लेते रहिए। 2 ग्रुप कॉल होंगी आने वाले कुछ समय में। एक ग्रुप कॉल में सारी स्कीम्स केवल ग्रुप कॉल पर ही डिस्कस हो जाएंगी, सारी स्कीम्स पर बात करेंगे, तो ये बीपीओ में होगी। और एक ग्रुप कॉल होगी पॉलिटी पर, जूनियर असिस्टेंट बैच में। इसमें क्या होगा, पूरी पॉलिटी का एक एक क्लॉज, यानी कि आपकी अंतरिम सरकार का गठन, फिर संविधान सभा का गठन, कौन कौन सी बैठकें हुई, क्या हुआ, यहाँ से शुरू। और अगर पीछे चले जाओ तो भारत में संवैधानिक विकास 1773 के अधिनियम से शुरू करेंगे, 73 से आगे चलेंगे। इसके बाद 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 93 का, फिर 1813 का, 1833, 53, 61, इसके बाद 1893, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम तक सारी बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फाइनली हम पॉलिटी पूरी खत्म करेंगे आपातकालीन उपबंध होते हुए। तो एक एक चीज़ इस ग्रुप कॉल में डिस्कस हो जाएगी जैसे ही आपकी पॉलिटी खत्म होगी, और एक फुल टेस्ट होगा। ये तो हो गया सारा ब्रीफ। अब आते हैं हम संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पर। इसमें देखो एज ए होल ले लिया हमने, वही भाषा है जिससे कि आप लोग को ये ना लगे कि कोई चीज़ छूट गई, बाकी सारी चीज़ें समझाते जाएंगे। एक चीज़ समझना, इसमें दो, जो इंग्लिश में कोई भी अधिनियम या ड्राफ्ट बनता है वो इंग्लिश में बनता है। इंग्लिश में बनता है तो क्या होता है, जैसे इन्होंने लिख दिया 243A, एक ये हो गया। अब इसके अंदर और क्लॉज डालना है तो 1 डाल देंगे, फिर और क्लॉज 1 के अंदर डालना है तो ये स्मॉल में ये कर देते हैं। जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो इसे क्या पढ़ते हो, 243 का 1 का। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ये का यहाँ पे था, ये है क्या है ये, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 चीज़ें होती हैं, एक ए होता है, एक स्मॉल ए होता है। बताता चलूँगा कहाँ पे किस चीज़ का यूज होना है। जो मेन अनुच्छेद हैं उसमें इंग्लिश भी यूज की गई है और हिंदी भी यूज की गई है। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 20 अप्रैल 1993 को। ये क्या हुआ था, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। कुछ स्टूडेंटों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि संसद द्वारा पारित कब कहलाएगा। संसद द्वारा पारित मतलब दोनों सदनों से पारित हुआ तो संसद द्वारा पारित हो जाएगा। तो जैसे लोकसभा से पारित हुआ, बाद में राज्यसभा से, तो जिस दिन राज्यसभा से पारित हो गया उस दिन क्या कहलाएगा, संसद द्वारा पारित। फिर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा अधिनियम। कानून कब बना या अधिनियम कब बना, जब राष्ट्रपति के साइन हुए। इसके बाद इसी में लिखा रहता है कि तब से लागू होगा जब से ये सरकार चाहेगी। सरकार अपने गजट में प्रकाशित करेगी और लागू होने की तिथि, तो लागू होना या प्रवृत्त होना तब माना जाता है जब ये गजट में प्रकाशित होता है और उसमें जो तिथि दी रहती है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसमें तारीख दी है 20 अप्रैल 1993, मतलब इस दिन क्या हुए थे, राष्ट्रपति के साइन हुए थे। अब आते हैं भारत के संविधान को और संशोधित करने के लिए ये अधिनियम आया था। जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन करने के लिए। आगे ये भाषा लिखी, ये काम की है नहीं, इसमें ये भी आपके उसका पार्ट नहीं है, अधिनियम के अंदर क्लॉज का पार्ट नहीं है। उसके ऊपर लिख दिया इन्होंने कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। जबकि पारित कब हुआ है, मतलब कानून कब बना है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए, लेकिन नाम इसका 1992 है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, ये इन्होंने लिख दिया, यानी कि लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये 24 अप्रैल से इन्होंने क्या है, लागू कर दिया था। नए भाग का, इसमें अगला पार्ट क्या है, नए भाग IX यानी 9 का सम्मेलन भाग, और ये कब होगा, भाग 8 के पश्चात 9 भाग का सम्मेलन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। यहाँ से आपका मेन जो संशोधन है वो शुरू होता है। भाग 9 नाम क्या है, पंचायत है, और भाग 9 ये क्या है, IX से नगर पालिका है। ठीक है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित ना हो,
क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कम ही पढ़ूंगा, आपको इसके अंदर का क्या है वो भावार्थ पूरा समझा दूंगा, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो 243 है ये, 243 में सिर्फ परिभाषाएं हैं। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि 243 ग्राम सभा से रिलेटेड है, पंचायत से या जिला पंचायत, नहीं, 243 में सबकी परिभाषाएं हैं। तो अगर ये बोले कि किस आर्टिकल में जिला को परिभाषित किया गया, तो जिला को भी किया गया 243 में ग्राम को भी किया गया। और ये वाला का नहीं है, 243 ए नहीं है, ये 243 ए है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो जिला से किसी राज्य का क्या है अभिप्रेत, राज्यों में होते हैं जिला, जिला बनाने की शक्ति राज्यों के पास होती है, तो जो भी जिला बने हैं वही अभिप्रेत इससे है। ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है, जो आपको परिभाषा बताई गई थी कि किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था क्या है आपकी ग्राम सभा। तो ये 243 के अंदर है, 243 इसको काखा मत पढ़ लेना, 243 स्मॉल ए और स्मॉल बी। फिर 243 स्मॉल सी में क्या है, मध्यवर्ती स्तर से ग्राम। अब यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मध्यवर्ती स्तर जो होगा आपका, उसका निर्धारण कौन करता है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन बना दिए। होता क्या है ना कि अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, जब कहीं से क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं से कंटेंट मिल जाता है, तो सब अपना दिमाग लगा लेते हैं। सपोज करो कि अभी जैसे AGTA की वैकेंसी निकली, किसी का बैच नहीं चल रहा है, जब यहाँ से बैच चलेगा, चीज़ें होंगी ना, सारे कंटेंट उठा उठा के अपना ज्ञान फैलाने लगेंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कोई नहीं चला रहा, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बैचेज BPO के ख़त्म हो चुके हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि जब वो बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो क्या है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो क्या मध्यवर्ती स्तर से क्या है, मध्यवर्ती स्तर क्या होगा, तो इसके क्षेत्र का निर्धारण करता है राज्यपाल। लेकिन किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर होगा कि नहीं होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, ये संविधान संशोधन ने किया है कि अगर 20 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो मध्यवर्ती स्तर आपको रखना ही रखना है। अब उसका क्षेत्र क्या होगा, वो राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों, देखो ये लिख दिया इन्होंने, इस भाग 9 के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्ती स्तर के रूप में इसे क्या विनिर्दिष्ट करेगा। 243 ही चल रहा है सारी परिभाषाएं। पंचायत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा, 243 का क्या है, ग्राम सभा। 243 ए का मतलब ए ग्राम सभा है। बी क्या है आपकी पंचायत, पंचायत का गठन। सी क्या है आपका पंचायत की संरचना, सदस्य होंगे, अध्यक्ष क्या होंगे। और डी किससे रिलेटेड है आपका, ये रिजर्वेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था है। इसे कोई और नाम भी दे सकते हो आप। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायत क्षेत्र क्या है, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। इससे पंचायत क्षेत्र का मतलब क्या है, उस पंचायत का पूरा क्षेत्र। जनसंख्या से क्या मतलब है, अगर कहीं जनसंख्या आ गया तो इसका मतलब है जनगणना में जो निश्चित जनसंख्या है, जनगणना हुई जो पिछली, जैसे अभी 2011 की ही चल रही, तो उसमें जो जनसंख्या थी उस ग्राम की या जिला पंचायत की या क्षेत्र पंचायत की, वही मानी जाएगी। ग्राम से तात्पर्य क्या है, ग्राम पहले से ही बने होते हैं। ग्राम पंचायत अधिसूचना द्वारा डिसाइड होती है कि कई ग्रामों का समूह होगा कि एक ही ग्राम होगा, तो वही इन्होंने कर दिया। ये सारी परिभाषाएं आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझो, 243 आर्टिकल जो है उसमें सारी परिभाषाएं हैं। अगले उस पर चलते हैं। 243 का ग्राम सभा, 243A इंग्लिश में भी इसको कर दिया। क्या है, इन्होंने बोला ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कृत कर सकेगी जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। मीन्स ग्राम सभा के पास क्या शक्तियां हों, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य विधानमंडल, यानी कि ये विवेकाधीन अधिकार है, आदेशात्मक नहीं है उपबंध। आगे चलते हैं। 243B 243 खा क्या बोलता है, पंचायतों का गठन।
अब कुछ लोगों ने इसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, तो उन्होंने पंचायतों का संविधान भी लिख दिया था, है ना। तो यही मैंने बताया कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब पढ़ाई आप लोगों की एक अलग दौर में चल रही है, बहुत कुछ आपके पास नॉलेज आ चुका है, तो सटीक चीज़ें पढ़नी है। ये क्या है, पंचायतों का गठन। इसमें क्या होगा, प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार, जो भाग 9 है उसकी बात हो रही है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें गठित की जाएंगी। ये आदेशात्मक है, ध्यान रखना। यहाँ से आदेश मिला है कि आपको ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करना ही होगा। लेकिन एक उन्होंने अपवाद रख दिया कि खंड एक मतलब इसमें किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जाएंगी जिनकी जनसंख्या क्या होगी, 20 लाख से कम है या अधिक नहीं है। वहां पर केवल क्या होगा, ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। आगे चलते हैं। अगला है आपका 243C, पंचायतों की संरचना। अब 243C के अंतर्गत ही है, जैसा मैंने बोला 243 गा ले लीजिए, इसके अंतर्गत है। अब इन्हें काफ़ी विस्तृत है, तो ये 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे। अब 3 के अंदर फिर से इन्हें देना है, तो एक का कर देंगे, 3 का, 3 खा। तो ये वाला जो का खा होगा ना, ये स्मॉल में ए होगा, स्मॉल में बी होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। चल क्या रहा है, टोटल 243 गा ही चल रहा है। तो 243 गा के अंतर्गत पहला क्लॉज क्या है, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तो ये राज्य का विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि पंचायतों की संरचना क्या होगी, कितने सदस्य होंगे, प्रधान होगा, उप प्रधान होगा कि नहीं, ये भी आपका क्या है, विवेकीय उपबंध है। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी डाल दिया। ये क्वेश्चन आया था आपका, ऐसे ही जिस जिस क्लॉज से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं हाईलाइटेड करता जाऊंगा। ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखा है, किसी पंचायत में सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। गांव है जैसे आपका ग्राम, ग्राम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, वार्ड। हर वार्ड से सदस्य चुना जाता है, ये पूरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जैसे आपका ब्लॉक है तो उसमें बीडीसी बनते हैं, है ना। तो ये एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य आता है। तो यही इन्होंने बोला है कि सभी सीटें, सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, डायरेक्ट चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट ये लाइन आती है तो आपको यही करके आना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि दिमाग लगाओगे तो क्या आएगा इसमें कि ब्लॉक स्तर पर जो होता है आपका, उसमें कुछ सीटें, जैसे ब्लॉक प्रमुख भी क्या होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से तो चुन के आता है, वो भी पहले बीडीसी होता है फिर चुना जाता है, ठीक है मान लिया। लेकिन इसके सदस्य और कौन कौन होते हैं, एमएलए होता है, एमएलसी होता है ना। ये उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के नहीं आते हैं। एमपी होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये सभी भी इसके सदस्य होते हैं। सारे ग्राम प्रधान होते हैं, तो ग्राम प्रधान ब्लॉक के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के नहीं आता है। तो यहाँ पर जब आप दिमाग लगाओगे तो बोलोगे सभी सीटें कैसे भरी जाती हैं, है ना। तो ये काम किसका है, इसीलिए कोर्ट होते हैं। कोर्ट किसी भी लाइन की व्याख्या करते हैं जब वो कोर्ट में मुद्दा जाता है। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, क्योंकि इसी में अधिनियम में इन्होंने रियायत दे दी, इसलिए ये बात आगे क्या है, छूट दी गई है, अभी बताता हूँ। अब इन्होंने तीसरा उसमें बोल दिया कि किसी राज्य का विधानमंडल, ये 243C ही चल रहा है, ध्यान रखना। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकेगा। किस किस की, ग्राम स्तर पर पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उनका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, ब्लॉक स्तर पर। और जो ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष हैं उनका प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, जनपद स्तर पर। ये इन्होंने राज्य के विधानमंडल को सौंप दिया गया। मीन्स इनकी सीट राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा होगी कि नहीं होगी, जो कि यूपी में इन्होंने कर दी। अगला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायतों के अध्यक्ष हैं यानी कि ब्लॉक प्रमुख, उनका जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं होगा, ये राज्य का विधानमंडल करेगा। मीन्स ये भी विवेकाधीन उपबंध है।
लोकसभा के सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों को, यहाँ से भी आपका बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ पर होता है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अगर वो करते हैं जो, अगर उनकी विधानसभा के, जैसे विधानसभा का सदस्य है तो उनकी विधानसभा के अंदर कोई ब्लॉक आ रहा है तो उसके सदस्य होंगे। कोई लोकसभा का सदस्य, उसकी लोकसभा के अंतर्गत कोई ब्लॉक आ रहा है, जिला आ रहा है, तो वो उसके सदस्य होंगे। तो यही इन्होंने बोला, जिसमें ग्राम स्तर से भिन्न, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत के। ग्राम स्तर से भिन्न किसी स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णता या भागता समाविष्ट है ऐसी पंचायत में। क्योंकि ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनका कहना यही है कि जो आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं या जो आपके लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, ये ग्राम स्तर से भिन्न यानी कि ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतों में सदस्य होंगे, और इनका प्रबंध कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है। अब इसमें नहीं, जैसे मैंने ग्राम सभा बोल दिया, कोई भी लोकसभा का सदस्य है, कोई भी राज्यसभा का सदस्य है, जिस ग्राम का निवासी है वो वहाँ ग्राम सभा का सदस्य जरूर होगा। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो क्या होगा? वो ग्राम सभा का सदस्य तो होगा। ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रहिए आप, आर्मी में, मिलिट्री, पीएम, सीएम, कुछ भी बने रहिए, आप जिस गांव के निवासी हैं, जहां पे आपका राशन कार्ड होता है या जहां पे आपका निवास होता है, वहां की ग्राम सभा के आप सदस्य होते हो। केवल उन बातों को छोड़ के कि अगर आप निर्हरित, है ना, निर्हत कर दिए गए हो, अयोग्य हो गए हो उस ग्राम सभा की सदस्यता से, नहीं तो आप रहोगे। अगले उस पर आ जाते हैं, घा क्या बोलता है? राज्यसभा के सदस्यों के भी, ये क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, लेकिन इनको कहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा? जहां पर ये वोटर के रूप में पंजीकृत है। ठीक है। जिस ब्लॉक पंचायत में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं वहां पर ये सदस्य होंगे, या जिस जिला में है। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में, यहाँ पर भी होंगे। ये क्लिष्ट भाषा छोड़ दो, जो मैंने बताया कि यहाँ से ध्यान रखो कि जो आपका 243 गा है उसका सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना बनाएगा कि क्या होगी क्या नहीं होगी। और जो पंचायत की संरचना होगी मीन्स किसी भी पंचायत, ग्राम, जिला या ब्लॉक, इनकी सभी सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं उन्हीं से ही भरी जाएंगी। ऐसा लिखा है, तो ये ऑप्शन आए तो आपको सही करके आना है। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं कि इनका प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, वो सारी चीज़ें। अब इन्होंने जो दिया है अपवाद कि पंचायत के जो अध्यक्ष हैं या अन्य सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों या नहीं, उन्हें पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। यानी कि ब्लॉक में, जैसे ब्लॉक पंचायत होती है, जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपके प्रधान भी सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, इसके बाद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दोनों लोकसभा राज्यसभा। ये सभी जो सदस्य होते हैं ये अध्यक्ष यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, उस पर ये अगर अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें भाग नहीं ले सकते, बाकी सभी बैठकों में ये मत दे सकते हैं। अगला इन्होंने क्या बोला है, 5वां पॉइंट, ग्राम स्तर पर पंचायत का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। तो निर्वाचन संबंधी सारे मामले की निर्वाचन किस तरीके से होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ये राज्य विधानमंडल का विवेकाधीन उपबंध है, इसको भी ध्यान रखना तीनों स्तरों पर। मध्यवर्ती स्तर पर भी इन्होंने बोल दिया गया। अगले उसमें आ जाते हैं, खा पॉइंट क्या बोला है, 5वें का खा है 243 गा, इसका 5वां और 5वां का खा, खा मीन्स स्मॉल बी। ये क्या बोलता है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर,
इस पे चुनाव क्या होगा, जो सदस्य चुन के आएंगे वो अपने में से करेंगे। मीन्स जो ब्लॉक प्रमुख होगा उसे पहले सदस्य तो होना होगा, सदस्य वो चुन के आएगा, फिर सारे सदस्य मिलके अगर उसे ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं तभी वो चुना जाएगा। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि जो इनकी अवधि होती है, देखो अगर पंचायतों की अवधि बोलो, चाहे ग्राम हो, चाहे जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, इन तीनों पंचायतों की अवधि काउंट होती है प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक इनकी चुने जाने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए और प्रथम बैठक से 5 वर्ष रहती है। ठीक है। लेकिन अगर इनकी बोलो अवधि, तो ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान की अवधि या कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से पंचायत की अवधि तक, जब तक कि पंचायत विघटित ना कर दी गई हो। अगर ब्लॉक प्रमुख का बोलो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रक्स है। ठीक है। ब्लॉक प्रमुख की जो कार्यकाल होता है वो कब से शुरू होता है, वो प्रथम बैठक से शुरू नहीं होता है। सपोज करो कि प्रथम बैठक हो गई, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ही नहीं हो पाया, तो कैसे होगा प्रथम बैठक। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जब से निर्वाचित होता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होने की तिथि से ब्लॉक पंचायत की जो अवधि है विघटन होने की तिथि तक रहता है। सेम जिला पंचायत का होता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का कार्यकाल इसके निर्वाचित होने की तिथि से शुरू होता है और ये कब तक चलता है, जब तक कि जिला पंचायत का कार्यकाल रहता है। आगे चलते हैं। 243 घा इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन के बारे में जो भी आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है 243 डी, ध्यान से समझ लें। अब ये डी में पहला खंड है, जैसे डी बोल दिया इसके बाद पहला है, तो ये क्या हो जाएगा 243 डी 1। ठीक। सीटें निम्नलिखित के लिए आरक्षित होंगी। अब इसमें बोलें कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात किस में की गई, तो ये क्या हो जाएगा 243 डी 1 ए। और अगर इसको इंग्लिश हिंदी में करोगे तो क्या हो जाएगा घा 1 का। इसको मत भूलना, ध्यान से इसको समझ लें, क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए बी में है, स्मॉल बी में। दूसरा खंड ये क्या है 243 डी 2। क्योंकि पूरा अधिनियम पढ़ रहे हो, इसकी व्याख्या अच्छे नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको केवल वो पॉइंट याद करने जो आ जाते हैं, जैसे आरक्षण से आ जाता है। तो इसमें SC ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई है 243 डी 2 में। तो खंड 1 के अधीन आरक्षित कुल स्थान, खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थान कौन कौन से हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, SC कैटेगरी के लिए और ST के लिए, इनके लिए जो भी सीटें आरक्षित होंगी, इसकी 1/3 सीटें किसके लिए, इनकी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, इसकी बात की गई। अगला क्लॉज आपका ये क्या है 243 डी 3। इसमें सारी महिलाओं की बात की गई कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की, अब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हो रही, दैट मीन्स सदस्यों की बात हो रही, जो पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, कम से कम 1/3, जिसके अंतर्गत क्या है SC ST की जो महिलाएं हैं उन्हें भी काउंट किया जाएगा। मीन्स टोटल अगर 100 सीटें हैं और SC ST की महिलाएं 13 सीटें इनको मिल चुकी हैं, तो 20 सीटें और अन्य महिलाओं से भरी जाएंगी। मिनिमम ये है कि 33.33 सीटें क्या हों, महिलाओं के लिए हों टोटल। तो 243 डी 3 में इसकी बात की गई कि सभी महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण है, और SC ST के लिए जो आरक्षण है तो उसके अंदर भी इनके लिए, इनकी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। अब इसमें प्रक्रिया की बात कर दी गई कि ऐसी सीटें किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम साइक्लिक ऑर्डर में आरक्षित की जाएंगी, और ये कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल। ग्राम या किसी, चौथा इंपॉर्टेंट है, अभी तक सदस्यों की बात हो रही थी, अब अध्यक्षों की बात हो रही है। प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। इसका मतलब ये है कि वो तो फिक्स कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा और महिलाओं के लिए 1/3 होगा।
लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी आरक्षण करने की, कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व होगी, ये प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों में से कम 1/3 पद किसके लिए आरक्षित होंगे, महिलाओं के लिए, और ये चक्रानुक्रम में आवंटित की जाएगी। ठीक है। खंड 5 भी है इसका, 243D का खंड 5, ये क्या है, खंड 1 और 2 के अधीन आरक्षण। खंड 1 और खंड 2 में आरक्षण किसका है, ये खंड 1 में SC ST के लिए आरक्षण, खंड 2 में किसके लिए, SC ST की जो महिलाएं हैं, इस समुदाय की जो महिलाएं हैं इनके लिए आरक्षण। और खंड 4 में क्या है, किसके लिए आरक्षण है, इसमें आरक्षण है आपका प्रधान के पदों, मीन्स प्रधान हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया, या जिला पंचायत अध्यक्ष। 3 छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना, जो जहां पे सभी महिलाओं की बात है वो छोड़ा हुआ है। तो सीटों का आरक्षण, अध्यक्षों के पदों का आरक्षण, ठीक है, ये क्या होगा, कब तक वैध होगा, इसमें इनकी वैधता की तिथि निर्धारित की गई। तब तक वैध होगा जब तक कि अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति ना हो जाए। अनुच्छेद 334 में बताता हूँ क्या है। संविधान का अनुच्छेद 330 शुरू होता है, लोकसभा में SC कैटेगरी के, SC ST के लिए आरक्षण, फिर 31 था आपका आंग्ल भारतीयों के लिए, फिर 32 विधानसभा में SC ST के लिए, फिर 333 था आपका आंग्ल भारतीयों। तो आंग्ल भारतीयों वाला तो समाप्त कर दिया। 334 में क्या होता है, जब भी कोई आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण की अवधि निश्चित की जाती है कि ये 10 साल तक हो या 15 साल तक हो। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण अभी दिया गया है ना, तो वो क्या किया, लोकसभा राज्यसभा में भी, लोकसभा में या राज्य विधानसभा में दिया गया, वो 15 साल तक वैध है। तो इसमें एक अवधि निश्चित की जाती है, फिर जब वो अवधि समाप्त होने लगती है तो फिर से इसको बढ़ा देते हैं। इसमें ये बात की गई है कि जो महिलाओं के आरक्षण को केवल छोड़ दो, बाकी सभी आरक्षण तब तक वैध होंगे जब तक की अवधि इसमें दी गई हो, उसकी समाप्ति के बाद ये वैध नहीं होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि महिलाओं का आरक्षण जो आपका किस में है, पंचायतों में, उन पर कोई समय सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड समय के लिए है, सभी महिलाओं के लिए। अब आते हैं 243D का 6वां भाग। इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े वर्ग OBC के लिए जो आरक्षण होता है, अगर राज्य का विधानमंडल देना चाहे तो उसे रोकेगा नहीं, ये सिंपल सा इन्होंने कह दिया। मीन्स राज्य का जो विधानमंडल है वो 27% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता OBC को, लेकिन इसके अंदर वो दे सकता है और उसको रोका नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। 243D आपका इन डेप्थ खत्म हो गया। यही कुछ आर्टिकल थे, 1-2 और आएंगे जो लंबे चौड़े होंगे, बाकी सब नॉर्मल से हैं। 243E ये क्या है, प्रत्येक पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, ठीक है, कि इसका कार्यकाल क्या होगा। इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी, कन्फ्यूजन भी रहता है। यदि उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, यानी कि कोई अगर कानून ना हो, कोई कानून ऐसा हो जिसके अंतर्गत, जैसे 95 है आपकी धारा, इसके अंतर्गत क्या होता है, विघटित अगर कर दी जाए पंचायत तो विघटित मान ली जाएगी, लेकिन अगर किसी अन्य कानून के तहत उसे विघटित ना किया जाए तो उसकी अवधि क्या होगी, प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। 243E की बात हो रही है, और E का ही क्लॉज 3 क्या है, 243E क्लॉज 3 क्या बोलता है, पंचायत के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में पूरा किया जाएगा। कौन कौन सी तिथि में, उसकी जो अवधि है 5 वर्ष, या तो उसकी समाप्ति के पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो इसके पहले विघटित कर दी गई, 5 वर्ष समाप्त नहीं हुए या विघटित हो गई किसी वजह, तो विघटन होने की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सपोज करो कि पंचायत का कार्यकाल है 5 साल का और पंचायत विघटित हुई 4 साल 7 महीने बाद, तो क्या होगा, 6 माह से कम समय बचा, तो फिर चुनाव नहीं होंगे, चुनाव इसी 5 साल बाद ही होंगे फिर। ठीक है, यही इसमें बोल रहा है कि जहां विघटित पंचायत के बने रहने की शेष अवधि 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठित करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। अगर किसी पंचायत का
पंचायत कोई 3 साल बाद ही विकसित हो गई, नई पंचायत के लिए चुनाव हो गया, तो अगली पंचायत जो होगी वो शेष समय के लिए रहेगी, मतलब 2 साल के लिए ही वो रहेगी। अगली बार जो 5 साल बाद जो सारी पंचायतों के चुनाव होंगे 1 साल, तो इसके भी होंगे, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन ली गई। तो अगर बीच में कोई पंचायत विकसित होती है और नई पंचायत का गठन होता है तो वो शेष अवधि के लिए ही होता है, और 243E4 इसका वर्णन करता है। अब आते हैं सदस्यता के लिए निर्भरताएं। किसी भी पंचायत का कोई व्यक्ति सदस्य होगा कि नहीं होगा, 243F है। आप लोग थोड़ा सा देखो, मैक्सिमम चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं, अब आपको वो चीज़ें यहाँ से देख लेनी है जो आपने नहीं पढ़ी थी या जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए ये क्लास इतने टाइम बाद आई है कि जब आपको सारी जानकारी हो, अब 243 ABCDEFGH तक आपको सारी जानकारी है ही। इसके अंदर भी जानकारी है कि SC ST के लिए आरक्षण है, फिर इनकी महिलाओं के लिए है, फिर आपका सामान्य महिलाओं की, सभी महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब जब यहाँ क्लॉज और देख लेते हो तो हल्का सा ही वर्क आपका रह जाता है। इसमें क्या है, 243F का 1, 243F1 क्या बोलता है, कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा। कब, किस किस कंडीशन में वो अर्हित नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है, पहला तो अगर वो राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु योग्य ना हो तो पंचायतों का चुनाव लड़ने हेतु योग्य नहीं होगा, सीधा बोल दिया इन्होंने। सिर्फ एक शर्त ये है कि राज्य विधानमंडल में जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो 25 है, पंचायतों में 21 है, तो ये उम्र अगर उसकी 21 पूरी है तो इस वजह से रोका नहीं जाएगा। बाकी हर वो वजह जिससे वो राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु योग्य नहीं है, यहाँ पर भी वो योग्य नहीं होगा, यही इसमें लिख दिया गया। यदि वह राज्य विधानमंडल, दूसरा क्या है, कब अयोग्य होगा वो, कि राज्य विधानमंडल ने कोई विधि बनाई और उसके अधीन ये अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब विधि है जैसे कि आपका आबकारी अधिनियम है ना, जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत उसको 3 माह से ज़्यादा की सजा होगी, तो भी क्या होगा, चुनाव लड़ने हेतु योग्य नहीं होगा। अगले उस पर आते हैं 243G यानी कि छा, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल, ये सारे विवेकाधीन क्या है, उपबंध है। राज्य के विधानमंडल को ये सारे अधिकार दिए गए कि आप विधि बना के चीजें प्रदान करो। तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां, अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ये तो अनुच्छेद 40 का ही इन्होंने वर्णन कर दिया गया है ना, कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो जो ग्राम पंचायत है उन्हें संगठित करे और ऐसी शक्तियां, प्राधिकार प्रदान करे जिससे कि वो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके। अगले उस पर आते हैं 243 यानी कि H। ये क्या है, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। तो ये सारी शक्तियां, निधियां दे तो दी, लेकिन इन्हें कौन प्रदान करेगा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, सीधा लिख दिया गया। तो ये आर्टिकल क्या है, 243H, और H के अंदर क्या है, स्मॉल a है, ध्यान रखना का। किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करे, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों, सारी चीज़ें ये क्या कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं पंचायत, और वसूल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत होगी, राज्य विधानमंडल जो निर्धारित करे, जो सीमाएं वो लगाए, उसके अंतर्गत। उद्घृत करने, संग्रहित करने, विनियोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार शर्तें भी लगा सकता है, खा बोल रहा है इसका HB, 243HB। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए लगाए गए, संग्रहित किए गए ऐसे कर, शुल्क, पथकर, फीस, सारी चीज़ों का नाम याद रखना, कर, शुल्क, पथकर, फीस, किसी पंचायत को सौंप सकती है वो। अगला क्या है, गामा, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता, अनुदान देने का उपबंध भी राज्य का विधानमंडल कर सकेगा, और ये करता है, किया हुआ है यूपी में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है
कि राज्य के शुद्ध संग्रहित करों में से कितना हिस्सा पंचायतों को जाता है। 243 झा यानी कि आई, आई मतलब इनकम, यानी वित्त आयोग की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है। 243 आई का वन, 243 आई और इसका वन क्लॉज क्या बोलता है, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान 73 में संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने यानी कि लागू होने यानी कि 24 अप्रैल 1993 से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र या उसके पश्चात, ठीक है, एक तो पहला उसे तुरंत क्या करना है, वित्त आयोग की नियुक्ति करनी है 1 वर्ष के भीतर। जब इसकी नियुक्ति होगी फिर बोल रहा है कि इसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नलिखित के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। अब इसमें ध्यान रखो, ये डायरेक्ट आदेश दिया है कि वित्त आयोग का गठन आपको करना है कब, एक तो 1 वर्ष के अंदर यानी कि 94 तक, फिर हर 5 वर्ष पर। आदेशात्मक ये हो गया। लेकिन वित्त आयोग की संरचना क्या होगी, वेतन भत्ते क्या होंगे, क्या क्या कैसे वो कार्य करेगा, ये सारी क्रियाविधि विवेकाधीन है। ये राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ये निर्धारित करेगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा अगर जाओ तो यूपी में जो वित्त आयोग है आपका, उसकी नियुक्ति 2020 के बाद हो जानी चाहिए थी, 6वां वित्त आयोग, अभी तक नहीं हुई है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो संविधान का आदेशात्मक उपबंध है, राज्य उसे कैसे मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, कहीं कहीं ये भी दिक्कत होती है। फिर लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उसकी व्याख्या करता है कि ये क्या है क्या नहीं। बट अभी तक के लिए इतना है कि आदेशात्मक था कि 1 वर्ष के अंदर आपको बनाना है, फिर हर 5वें वर्ष बनाना है। बाकी ये सारा विवेकाधीन है कि वित्त आयोग, उसकी संरचना, उसकी सेवा शर्तें, वेतन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। अब निम्नलिखित के राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा, किस चीज़ के लिए नियुक्ति करेगा, सिफारिशें करने के लिए। किस किस के बारे में सिफारिशें होंगी, वे सिद्धांत जो नियंत्रित होने चाहिए। 243 आई का पहले का है, ये का के अंदर फिर से वन आ गया कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण। मीन्स ये राज्य अगर इन चीज़ों से उसकी जो टोटल आय होती है, शुद्ध आय, उसका किस आधार पर वितरण होगा। दूसरा क्या बोला इन्होंने, करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों का निर्धारण जो पंचायत को सौंपे जा सकेंगे या उसके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। यहाँ तो इसने क्या किया, सारा उगाया राज्य के खाते में चला गया और राज्य इसको बांट रहा है, ठीक है, अलग अलग पंचायतों को। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट पंचायत को सौंप दिया, यानी ग्राम पंचायत उसे बोल दिया ये करें आप उगाओ। अब वो जितना उगा ले और जो उगाया उसको जैसे जो करना है उस हिसाब से कि सौंप दिया। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा, राज्य की जो संचित निधि है, इससे पंचायतों को सहायता अनुदान, पंचायतों की किसी की स्थिति ज़्यादा खराब है, किसी के पास राजस्व के स्रोत कम से कम है, तो उसे सहायता अनुदान दिया जाता है। अगला वित्त आयोग का काम क्या होगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय भी बताएगा। अन्य काम क्या होता है, राज्य वित्त आयोग के सारे काम है, यहाँ से पढ़ लेना, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं पूछा जाएगा आपका। कि पंचायत की जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति है, इसके हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। मीन्स राज्यपाल कोई भी मामला वित्त आयोग को सौंप सकता है, लेकिन वो क्या होगा, किससे रिलेटेड होना चाहिए, पंचायतों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति से संबंधित होना चाहिए। तो वो भी काम ये करेगा। ये तो काम है ही है। एक काम है आपका कि आय का वितरण कैसे हो, शुद्ध जो राज्य ने कमाया। दूसरा हुआ कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट पंचायतों को सौंप दिए जाएं। तीसरा कार्य इसका क्या है, अनुदान, सहायता अनुदान, ये दान है, ठीक है, ये हक था, आय वाला हक था और करों वाला, ये दान हो गया। ये 3 काम तो हैं। चौथा काम राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल सौंप सकता है जिससे कि पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ हो, ठीक है। और ये मेन काम क्या है, कुछ उपाय बताएगा कि इनकी स्थिति कैसे सुधरे। अब विवेकाधीन उपबंध पर आ जाते हैं। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं तथा उनके चयन की रीति के संबंध में उपबंध कर सकेगा।
ये क्या हो गया, विवेकाधीन। तो लोग बोलते हैं कि वित्त आयोग आपका विवेकी उपबंध है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वित्त आयोग की स्थापना भी आएगा अगर, या वित्त आयोग की संरचना, तो संरचना वगैरह कार्य ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, विवेकाधीन। आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं इसे, जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इसे प्रदान करेगी। तो ये भी विवेकाधीन है। आयोग की शक्तियां क्या होंगी, राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, फिर से ध्यान रखना कि किसी भी आयोग की सिफारिश, किसी भी आयोग की, अगर राज्य में है तो वो राज्यपाल सदन के सामने रखवाता है, केंद्र में है तो राष्ट्रपति सदन पर रखवाता है, ठीक है। उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। मीन्स अगर इसकी कार्रवाई को नहीं माना गया, इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया, तो स्पष्टीकरण देना पड़ता है राज्य विधानमंडल को, ध्यान रखना, सरकार को। ये पेड बैच की जानकारी है। अगर आप नए हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, तो आप बीपीओ का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, 40+ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट हैं, जिसमें 6000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के, ठीक है। इसके बाद वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे आपको, कंप्यूटर पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यूपी स्पेशल क्लास पीडीएफ, और उस पर भी टेस्ट मिल जाएंगे। टास्क मिलते रहते हैं, वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाएगा, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। 5 फुल टेस्ट हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जो यूपीएससी लेवल के टेस्ट हुए हैं, मीन्स 4 ऑप्शन रहते हैं, और चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए, और सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड। फीस 299 है। एक बैच और टेस्ट सीरीज का, न्यू टेस्ट सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें हर संडे को टेस्ट होता है आपका, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवीजन प्रोग्राम प्लान होता है। उसकी फीस 200 है, ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले का। तो ये सारे बैच आप ले सकते हो, जो भी ज्वाइन करना चाहो, और जो नहीं लेना चाह रहा है वो आराम से फ्री मिला हुआ है, आप पढ़ते रहिए। अगले उस पर चलते हैं, पंचायतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा 243J। कि जो पंचायत हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका लेखा होना चाहिए, और लेखा है तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। तो राज्य का विधानमंडल ये भी आपका क्या है, विवेकाधीन है। विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में क्या है, उपबंध कर सकेगा राज्य का विधानमंडल। अगले उस पर चलते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि छोटे छोटे आएंगे, एक आध आएगा आपका फिर से बड़ा। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243K। पंचायतों का निर्वाचन क्या होगा, किस विधि से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा। लेकिन इन्होंने बोल दिया गया कि जो सदस्य होंगे पंचायतों, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। जो ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतें हैं, उनके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, तो ये आदेशात्मक है। बाकी ये सारी प्रक्रिया क्या है, वो आपकी क्या है, विवेकाधीन है। तो पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, उनका संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसको दिया गया, राज्य निर्वाचन आयोग को। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है, तो 243K के तहत, या टा। आगे चलते हैं। आयोग में निहित होगा, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होगा। तो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब आगे इसके बारे में सारे क्लॉज आ जाएंगे आपके जो इंपॉर्टेंट है, कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मीन्स राज्य का जो विधानसभा विधान परिषद है, जो भी कानून बनाएगा उस कानून के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल, लेकिन इस विधि कानून के अधीन ही करेगा। आगे देखो, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से समान आधारों पर ही हटाया जाएगा। जो हाई कोर्ट का जज है, उसे जिस रीति से हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग, उसी रीति से राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। यानी कि महाभियोग कहाँ चलता है, संसद में,
तो और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अलग है, हाई कोर्ट, दोनों की सेम है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की भी प्रक्रिया सेम है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे न्यायाधीश हो, वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की भी प्रक्रिया है, सेम दोनों प्रक्रियाएं। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट क्यों यूज किया गया? क्योंकि राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो जो जिस प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी तरीके से इसे हटाया जाएगा अगर हटाना है। फिर अगली इन्होंने बोल दी कि निर्वाचन, राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी सेवा की शर्तों में इसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मीन जिससे उसे हानि हो वो परिवर्तन नहीं होगा, अगर लाभ हो रहा है ना वो कर दिया जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ये फिर से क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग है, उसे अधिकारी चाहिए, पुलिस बल चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, कोई भी चाहिए कर्मचारी, तो कौन उपलब्ध कराएगा? तो ये राज्यपाल की ड्यूटी है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जो खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। और खंड 1 ने क्या कृत्य सौंपे? निर्वाचन का नियंत्रण, अधीक्षण, है ना, ये है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसी भी चुनाव का करना। और इसके लिए जो भी अधिकारी चाहिए वो किससे मांगेगा? राज्यपाल से मांगेगा और राज्यपाल इन्हें उपलब्ध कराएगा। अगला, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या उनसे संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तो पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सारे उपबंध कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। और कोर्ट को भी यहाँ इन्होंने क्या प्रतिबंधित कर रखा है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। अगले उस पर चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243L क्या बोलता है कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो सारे संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। देख लेते हैं कौन कौन से। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने पर किस प्रकार से प्रभावी होंगे। देखो, संघ राज्य क्षेत्र इंडिया में कैसे हैं समझ लो। इस टाइम 8 हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, और इस टाइम जम्मू कश्मीर अगर ले लो, अभी वहाँ चुनाव नहीं हुए, JNK के। 3 जगह अब क्या हो गई, विधानसभा भी है और ये यूनियन टेरिटरी है। बाकी जगह क्या होते हैं, इसके प्रशासक होते हैं। प्रशासक की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति कर देता है, तो वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। यहाँ पर CM को भी पावर होती है और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, LG होते हैं। ठीक है, JNK में अभी चुनाव नहीं हुआ तो यहाँ पे व्यवस्था तो आ गई है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हुआ तो JNK पर डायरेक्ट प्रशासक नियुक्त है अभी। ठीक, ये सारी व्यवस्थाएं तो इन्होंने ऐसी बोला कि 239 अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। 239A में पौंडीचेरी और AA में दिल्ली है, इसकी बातें हैं। तो वही बोला कि इनके प्रशासक को उसी तरीके से निर्देश दिए जाएंगे या ये पंचायती राज को उसी तरीके से लागू करेंगे जैसे अन्य राज्य कर रहे हैं। इसी की बात इन्होंने यहाँ पर की है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि राष्ट्रपति एक अधिसूचना द्वारा कुछ निर्देश दे सकता है कि पंचायती राज अधिनियम की कौन सी चीज़ यहाँ पर लागू होगी, कौन सी नहीं होगी संघ राज्य क्षेत्रों में। तो राष्ट्रपति कुछ चीज़ों को रोक भी सकता है। अगले उस पे आते हैं। 243 यानी कि M कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा। इसकी व्यवस्था कहाँ? संविधान में ही कर दी गई। तो यहाँ से समझ लेना, इसके बाद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 2 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। एक है अनुसूची आपका 5। अनुसूची 5 के क्षेत्र वो होते हैं, जैसे राज्य है MP में कोई जिला है या कोई जिले के अंदर क्षेत्र है जहाँ पर क्या है आपका अनुसूचित जनजाति ST संख्या अच्छी खासी है। तो ये क्षेत्र, पूरा राज्य की बात नहीं हो रही, पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुसूची 5 के अंतर्गत। और जब ये अनुसूची 5 के अंतर्गत आ जाएगा तो यहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। बाद में सरकार एक एक्ट लेके आई थी, पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर ही ये एक प्रकार से पंचायती राज बढ़ाया गया था। ये लागू है यहाँ पर पेशा एक्ट। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पे ये अनुच्छेद आपका लागू नहीं होगा, पंचायती राज वाला।
अन्य किन किन राज्यों में ये लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। मणिपुर में कुछ ऐसी जगह हैं जैसे जनजाति क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। मणिपुर हो गए, जितने भी आपके जनजातीय एरिया हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले। तो मणिपुर राज्य के वे पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त कानून के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं, यहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। ये क्षेत्र है, पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है, इनके अंदर कोई क्षेत्र। इसके बाद जिला स्तर पर पंचायतों से संबंधित पश्चिम बंगाल के अंदर है एक गोरखा हिल काउंसिल, ठीक है, जहाँ पर दार्जिलिंग ये चाय वाला क्षेत्र है। तो ये भी क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त क्षेत्र है। इनको बहुत सारे अधिकार ये राज्य की विधानमंडल नहीं बनाती, ये गोरखा हिल काउंसिल खुद बनाती है। बहुत सारे कानून जो इनके यहाँ लागू होते हैं, इनकी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए, इनके सामाजिक कानूनों को बनाए रखने के लिए, प्रथाओं को बनाए रखने के लिए और संरक्षण के लिए इन्हें कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई है। जैसे गोरखा हिल काउंसिल है, मणिपुर में बहुत सारी जिला परिषदें हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी ये पंचायती राज लागू नहीं है। दिल्ली में भी लागू नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोई भी ग्रामीण एरिया है नहीं, वो पंचायती राज किससे संबंधित है, ग्रामीण एरिया से। दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद के कार्यों में भी क्या है, प्रभावित ये नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243N, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोल दिया, मैं समझा दे रहा हूँ इसका क्रक्स क्या है, कि ये आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। लेकिन पंचायती राज तो उसके पहले चल रहा था, अलग अलग राज्यों ने कानून बनाए रखे थे। तो इन्होंने बोला कि वो पंचायतें जो पहले के कानून से जिसका चुनाव हो चुका है वो चल नहीं है, लगातार चलती रहेंगी, जबकि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इनको समाप्त ना करे। पहली चीज़ ये बोल दी। दूसरी बोली कि इनके पंचायती संबंधी कानून भी हैं, हो सकता है ये कानून इस अधिनियम में जो 73वां संविधान संशोधन है इसके खिलाफ हों, तो ये तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इनको समाप्त करने का कानून राज्य का विधानमंडल पारित ना कर दे, या फिर लागू होने के 1 साल तक, यानी 93 से 94 तक लागू रहेंगे जो पहले के कानून हैं। अगर वो इसके खिलाफ हैं, टकराव हो रहा है दोनों कानूनों में, अगर टकराव नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। यही इन्होंने बोला है इसमें। ये यहाँ पे देखे बोल दिया कि सभी पंचायतें अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। सपोज करो कि यह अधिनियम 1993 में लागू हुआ, 1993 में, और कोई पंचायत का गठन 1992 में हुआ था। तो 1992 में पंचायत का गठन हुआ, तो उसकी अवधि तो अभी चलने वाली है, 5 साल आगे, यानी कि 1997 तक। तो ये 97 तक चलेगी, या जब तक चलेगी जब तक कि राज्य का विधानमंडल किसी कानून द्वारा इसकी समाप्ति का प्रावधान ना कर दे। ये बात इसमें कही गई है, जिससे कि एक प्रकार से ना कंटिन्यूटी बनी रखे, अव्यवस्था ना फैले। आगे चलते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिषेध, 243O अंतिम अनुच्छेद है कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप ना कर पाए। तो इन्होंने बोला इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, स्थानों के आवंटन में हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, और किसी विधि की वैधता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। इसके लिए अगर कोई राज्य कानून बनाता है तो उसकी वैधता किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। और किस में लिख दिया, संविधान में। चाहे अब सुप्रीम कोर्ट भी हो, सुप्रीम कोर्ट को भी किससे चलना पड़ता है, संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसकी वैधता चेक कर सकता था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ तो नहीं है ये संशोधन, लेकिन अभी तक बना हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चुनावी प्रक्रिया से, चुनाव से, धांधली से, तो आप कहाँ जा सकते हो, ये इसमें लिखा है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनेगी, विधि में वो जिस अधिकारी या जिस प्राधिकरण को निर्धारित करेगा उसी के समक्ष आप याचिका प्रस्तुत कर सकते हो, ना कि किसी कोर्ट जा सकते हो। तो याचिका प्रस्तुत किए जाने के सिवाय आप इसे प्रश्नगत नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एक अनुसूची भी जोड़ी गई है 73 में के द्वारा, 74 में के द्वारा भी जोड़ी गई है, 12वीं, और इसके द्वारा 11वीं।
11वीं अनुसूची में क्या है, अब 11वीं अनुसूची किस प्रावधान को लागू करने के लिए हुई थी, तो 243G में क्या है, कार्य हैं पंचायतों के, इसी को लागू करने के लिए हुई थी। टोटल कितने कार्य हैं आपके, 29। कृषि, कृषि विस्तार, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, एक बार देख लो फिर से। हाँ, सारे पंचायतों को जो जो कार्य सौंपे गए हैं, विषय, उनकी बात है, ठीक है। ये पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं, ये सारे विषय हैं। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। एक क्लास ज़्यादा होगा तो एक पेशा एक्ट पर डिटेल क्लास आ जाएगी। जल्द ही आप लोगों से पूछा जाएगा, एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, या एक व्यक्ति से एक डाउट लिया जाएगा, एक कन्फ्यूजन जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसी के आधार पर अगली क्लासेज अरेंज की जाएंगी। तो ये सारा काम होता रहेगा। जो भी पेड बैच वाले आराम से पढ़ते रहो, आप लोग रिवीजन करते रहो। कुछ स्टूडेंटों का ये है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ें कहाँ से। देखिए, स्ट्रेटजी वाले बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, बीपीओ की जो प्ले लिस्ट है, आप स्ट्रेटजी वाला जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है एक दो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि 1 बाई 1 करके हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। 3000 प्लस स्टूडेंट हैं, है ना। आप उस टाइम मौजूद नहीं हो तो आपको इतना तो करना होगा कि जब कोई चीज़ यूट्यूब पर आती है तो वो सबके लिए आती है, वो आपको देखनी ही देखनी है। आप उसे इग्नोर करके फिर अंधेरे में रह के अपने 4-6 दिन खराब कर रहे हो ना, उससे काम नहीं चलेगा। आप जाके स्ट्रेटजी वाले वीडियो बीपीओ प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, बाकायदा थंबनेल लगा होता है, उस पर लिखा होता है क्या है, आप उसको देखो। समझ में ना आए फिर एक मैसेज छोड़ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये मेंस की टेस्ट सीरीज का बैच है, जीएस रिवॉल्यूशन। अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर या उसके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस इसकी 200 है। हर संडे को टेस्ट होता रहेगा इसमें, और बड़े अच्छे लेवल का टेस्ट हो रहा है, जिससे कि आपका एक रिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।